नेक्स्ट जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो न्यूट्रिशन और डाइजेशन का पढ़ना है। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स में और वर्टिब्रेट्स में कैसे होती है, उनके मैकेनिज्म क्या क्या हैं, और इसमें जितनी भी टर्म्स आएंगी उन सबका डिफरेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में यह है कि ऑल दोज प्रोसेस बाय विच एन एनिमल टेक्स इन, कि वो फूड को टेक भी करता है, डाइजेस्ट भी करता है, एब्जॉर्ब करके उसको स्टोर करता है बॉडी में। ठीक है, जब उसकी मेटाबॉलिक नीड्स बॉडी में ज़रूरत होती है तो उसको ज़रूरत के तहत तो उस स्टोर की हुई फूड को वो यूज़ करता है, यूटिलाइज करता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। डाइजेशन में हमारे पास दो तरह के टाइप्स होते हैं, केमिकल डाइजेशन होती है और एक मैकेनिकल डाइजेशन होती है। जो केमिकल डाइजेशन होती है उसमें केमिकल्स को यूज़ करके जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है। लेकिन मैकेनिकल में हम केमिकल्स को यूज़ नहीं करते, उसको क्रशिंग या ग्राइंडिंग के ज़रिए से उसे ब्रेक डाउन किया जाता है फूड को। इसमें हम न्यूट्रिशन का और डाइजेशन की डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जैसे कि बॉडी की एनिमल्स में और प्रोटिस्ट में एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, और वो अपने न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कैसे और एनर्जी किस तरह से गेन करते हैं। हमारे पास इसकी टाइप्स हैं, इसमें ग्रीन प्लांट्स हैं और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं। सबसे पहले ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने फूड को, एनिमल्स जो कि अपने फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। उन्होंने जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाने होते हैं वो सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनाने होते हैं। ठीक है, जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं वो अपने फूड को खुद प्रिपेयर नहीं करते, वो हमेशा एज ए आर्टिफिशियल फूड ही, अ, ऐसे कह लें कि वो बनी बनाई फूड को ही गेन करते हैं। जैसे कि ऑटोट्रॉफ्स बनाते हैं तो हेट्रोट्रॉफ्स अपनी फूड जो है वो ऑटोट्रॉफ से गेन करते हैं। क्या वो खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते जिस तरह के ऑटोट्रॉफ्स करते हैं। उसके बाद हमारे पास हेट्रोट्रॉफ्स में आगे टाइप्स आ जाती हैं कि हर्बीवोरस हैं, कार्निवोरस हैं, ओमनीवोरस है और इंसेक्टिवोरस है। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि हर्ब्स पे डिपेंड करते हैं या प्लांट मटेरियल को एज ए फूड यूटिलाइज करते हैं। उसमें हमारे पास रैबिट्स और कैटल की एग्जांपल है, वो ग्रेजिंग करते हैं। ठीक है, और जो कार्निवोर्स हैं ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो कि अपनी फूड जो है वो जस्ट एनिमल से हासिल करते हैं, उनका कोई प्लांट रिसोर्स नहीं होता, वो प्लांट से अपनी फूड नहीं लेते। ऐसे एनिमल्स को कार्निवोर्स एनिमल्स कहते हैं। और आपने कार्निवोर्स में जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं उसमें हॉक्स हैं और स्पाइडर्स हैं। उनके जो टीथ है ना वो नोकदार होते हैं। ठीक है, इनमें आपने इनकी एग्जांपल्स पढ़ी होंगी। जब हम टीथ का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें इंसाइजर्स होते हैं, मोलर्स हैं और प्री मोलर्स हैं। ठीक है, जो बिल्कुल सामने वाले आपके दांत होते हैं उनको हम इंसाइजर्स कहते हैं। ठीक है, जो कार्निवोरस होते हैं उनमें एज कंपेयर टू हर्बीवोर्स के जो कैनाइंस होते हैं वो नोकीले होते हैं, नोकदार होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो आसानी से चीर फाड़ कर सकते हैं गोश्त को। और ओमनिवोर्स ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो कि अपनी फूड के लिए प्लांट और एनिमल दोनों मैटर्स पे डिपेंड करते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स ह्यूमंस की भी ले सकते हैं, बेयर्स की है और पिग्स की है। ये प्लांट से भी अपने फूड को गेन करते हैं और एनिमल से भी करते हैं। इंसेक्टिवोरस में हमारे पास ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपनी फूड जो है वो इंसेक्ट्स को खा के उनसे हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल बैट जो है, जितने भी स्मॉल इंसेक्ट्स हैं ये उनको खा के अपनी फूड एज ए फूड उनको यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे एनिमल्स को इंसेक्टिवोरस कहते हैं।
इसके अलावा बॉडी में कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि एनर्जी हासिल करने के लिए ज़रूरी होती हैं, और उनको आप जो है बॉडी रिक्वायरमेंट उनको पूरा नहीं कर सकती, वो आपको बाहर से डाइट में, बैलेंस डाइट में आपको गेन करनी पड़ती हैं। जैसे कि आप उनको सप्लीमेंट्री फूड भी कह सकते हैं, आप मार्केट से अवेलेबल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो आप मार्केट से जो कैल्शियम की टैबलेट्स हैं वो खा के अपनी बॉडी में कैल्शियम की जो कमी होती है उसको पूरा करते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्स भी कह सकते हैं, या इसके अलावा आप प्रोटीन डाइट भी खा सकते हैं जिसमें प्रोटीन मटेरियल ज़्यादा हो ताकि बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो। इन न्यूट्रिएंट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। समझ आ गई यहाँ तक आप सबको? यस मैम। ओके। वैसे ये आप इसमें कोई मुश्किल बातें नहीं है, ये सब आपकी एफएससी की ही हैं, ये आपने उसमें भी पढ़ी हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपको लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं। माइक्रो में हम मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट्स को भी ले सकते हैं, लिपिड्स को और प्रोटीन्स को। जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो इनको ब्रेक डाउन करके कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल भी देखेंगे कि कौन सी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और उनका बॉडी में क्या रोल है। ये हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास है कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, जब हम उनको ब्रेक डाउन करते हैं हमारे पास मोनोसेक्राइड्स भी बनते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स भी बनते हैं, डाइसेक्राइड्स भी बनते हैं और पॉलीसेक्राइड्स भी बनते हैं। और प्रोटीन की ब्रेक डाउन से हमें अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, और लिपिड्स की ब्रेक डाउन से हमें फैट्स, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स का और लिपिड्स का और प्रोटीन्स का, सबसे पहले जब हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करते हैं तो हमें वो कितनी एनर्जी देता है? 1 ग्राम जब हम कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करेंगे तो हमें 4.1 किलो पर ग्राम हमें एनर्जी देगा कैलोरीज में। ठीक है, और लिपिड जो है वो एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के डबल अमाउंट में एनर्जी देता है। ठीक है, उसमें हमारे पास लिपिड्स में 9.3 कैलोरीज एनर्जी है और प्रोटीन्स में 4.4। इसमें ये देखें कि मोस्ट कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो ओरिजिनेट किए जाते हैं प्लांट सोर्सेज से। ठीक है, वेरियस पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड वेराइटी ऑफ सिंपल शुगर्स जिनको हम मोनोसेक्राइड्स भी कहते हैं कैन मीट दिस डाइटरी नीड, जो हमारी डाइट में ज़रूरत होती है जिन कार्बोहाइड्रेट्स की, उनको हम पॉलीसेक्राइड से, मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड से कंप्लीट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ये मेजर सोर्स है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी, और ये इमीडिएट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू लिपिड्स के। मैनी प्लांट्स आल्सो सप्लाई सेलुलोज, सेलुलोज को हम पॉलीसेक्राइड में कंसीडर करते हैं, और पॉलीसेक्राइड जो ह्यूमंस हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू हर्बीवोर्स के। ठीक है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। हर्बीवोर जो हैं वो सेलुलेज एंजाइम अपनी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से सेलुलोज को डाइजेस्ट किया जा सकता है। लेकिन ह्यूमंस में सेलुलेज एंजाइम्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता जिसकी वजह से सेलुलोज जो है वो डाइजेस्ट नहीं की जा सकती। सेलुलोज को समटाइम जो है वो डाइटरी फाइबर भी कहते हैं। सेलुलोज में ऑल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द कॉलन। कॉलन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का जो इंटीरियर पार्ट है उसे कॉलन कहते हैं। उसमें जो कैंसर होता है वो सेलुलोज की वजह से रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद हमारे पास लिपिड्स। लिपिड्स में जो न्यूट्रल लिपिड्स को हम फैट्स भी कहते हैं या ट्राइग्लिसरोल। ठीक है, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो फैट्स और ऑयल्स बनते हैं।
इसमें हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात करते हैं। सैचुरेटेड वो फैट्स होते हैं जिनमें जस्ट सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड में ऐसे फैट्स जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल हमारे पास एनिमल फैट्स की भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा ये बात आपको पहले ही बताई है कि जो 9.1 कैलोरीज एनर्जी है वो लिपिड प्रोवाइड करता है, और ये ट्वाइस होती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के, ठीक है। एक जो ग्राम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है, लिपिड उसके मुकाबले में डबल अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसमें फैटी एसिड्स एक्ट एज अ प्रिकसर सिंथेसिस ऑफ सिट्रोल। सिट्रोल को भी हम फैटी एसिड्स में ही कंसीडर करते हैं, और सिट्रोल की जो कॉमन एग्जांपल है वो हमारे पास कोलेस्ट्रोल है। और इसी कोलेस्ट्रोल से सिट्रोल से हम जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं उसमें जो हार्मोन्स लिपिड नेचर के होते हैं वो सिट्राइल से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसके अलावा लिपिड्स का क्या काम होता है कि ये इंसुलेट करते हैं वर्टिब्रेट्स की बॉडी को, ताकि जो उनका बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन किया जा सके, वो कांस्टेंट रहे, वो फ्लक्चुएट ना करे बार बार। प्रोटीन्स में हम जो एनिमल सोर्सेज हैं प्रोटीन की, प्रोटीन को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। अमाइनो एसिड्स में हमारे पास असेंशियल और नॉन असेंशियल दोनों हैं, ठीक है। एनिमल सोर्सेज में जो हम प्रोटीन जिनसे गेन करेंगे उनमें एनिमल्स या मीट भी आ जाएगा, बीफ आ जाएगा। इसके अलावा मिल्क से भी हम ले सकते हैं, एग से भी ले सकते हैं। और प्लांट सोर्सेज में हमारे पास बीन्स हैं, पीज है, नट्स है, ठीक है। इनसे हम प्लांट सोर्सेज से एज ए अपनी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो? आवाज नहीं आ रही मेरी? मैम जी अच्छे से आ रही है आपकी आवाज तो। तो चिश्ती अब वो कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। जिसको उनका नहीं कोई नेटवर्क इशू होगा। जिसको नहीं आ रही ना वो दोबारा से उसको कनेक्ट करे, कट करके। यहाँ तक किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, वरना फिर नेक्स्ट चलते हैं। इसमें यहाँ तक आपकी कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है, सारी मेन बातें हैं जो आप पढ़ के भी आए हैं, सिंपल सी बातें हैं। इसके अलावा इसमें एक यहाँ पे डिफरेंस रह गया था, एक मिनट, यहाँ पे कैलोरीज का और एनर्जी का। जो एनर्जी हमें मिलती है वो कैलोरीज की शक्ल में मिलती है। यहाँ पे एक सी स्मॉल से और एक की सी जो है वो कैपिटल से है। दोनों में डिफरेंस याद रखना है। जो स्मॉल सी वाला कैलोरी है उसमें द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो एनर्जी हमें रिक्वायर होती है उसे हम स्मॉल जो सी होता है उससे जो कैलोरी बनते हैं उसे कहते हैं। और इसी कैलोरी को हम ग्राम कैलोरी भी कहते हैं, ठीक है। और जो किलो कैलोरी में हम शो करते हैं एनर्जी, फॉर एग्जांपल ये ब्रैकेट में जो लिखी हुई है इस ये लार्ज कैलोरी जो सी जिससे बनता है ना उसे कहते हैं, ठीक है। और ये वाली जो एनर्जी होती है ये किलो ग्राम कैलोरी होती है। जो स्मॉल सी वाली है और जो लार्ज सी वाली है उनमें ये डिफरेंस है कि जो 1 ग्राम जो है कैलोरी के लिए एनर्जी रिक्वायर होगी उसे हम कैलोरी कहेंगे, ठीक है। और जो कैपिटल सी वाला कैलोरी है वो पर किलोग्राम कैलोरी होगा। और वो 1000 किलो का आपको पता है कि वो 1000 कैलोरीज के बराबर होता है। मोस्टली जो हम अक्सर रिएक्शंस भी देखते हैं जब हम ग्लाइकोलिसिस में क्रेब्स साइकिल में बात करते हैं, तो जो हमारे पास एनर्जी शो होती है वो हम किलो कैलोरी में ही लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल की सी से। और यही स्मॉल सी जो हम लिखते हैं ये कैलोरी पर ग्राम वाले नहीं होते, ये ग्राम वाली ही एनर्जी होती है। इसमें ये एग्जांपल भी दी गई है कि इफ एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ पर्टिकुलर फूड आइटम
सेज द फूड कंटेन्स 500 कैलोरीज। ठीक है, इसको हम स्मॉल सी से लिखा है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि इसमें 5 लाख कैलोरीज के बराबर होंगी। ठीक है, मीन के 500 किलो कैलोरी। ये तब मैंने साथ इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये बात थोड़ी डिफरेंट थी, इसलिए मैंने कहा पहले जो टॉपिक लेके चल रही हूँ पहले उसको लेके चलूँ, बाद में ये मैं आपको बता दूँ। यहाँ तक समझ आ गई है सबको? जी मैम। ओके। ये हमारे पास फ्लो चार्ट है जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स पढ़े। ठीक है, इसको हमने समराइज करना है। पहले ये मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसको मोनोसेक्राइड में, पॉलीसेक्राइड और डाइसेक्राइड में, शुगर जो हमारे पास डाइसेक्राइड है और साथ जो है वो हमारे पास पॉलीसेक्राइड है। जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ग्लूकोज को जब हम ग्लाइकोलिसिस से, आपने पढ़ा होगा कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से जब हम गुजारते हैं तो एंड प्रोडक्ट जो हमारे पास है 3 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसे हम पायरोवेट कहते हैं। ठीक है, और इसी ग्लाइकोलिसिस से जब हम गुजरते हैं तो हमें एटीपी जो है वो प्रोड्यूस भी होती है, एटीपी की प्रोडक्शन होती है। सेम इसी तरह से जब हम लिपिड्स की बात करते हैं तो इसको जब ब्रेक डाउन किया जाता है तो जो न्यूट्रल फैट्स हैं, ग्लिसरॉल और स्टीरॉइड, सब अलग अलग जो है ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और इसी फैट्स जब ब्रेक डाउन से ये एसिटाइल को एंजाइम, आपको पता है कि जो कार्बन क्रैप साइकिल जो है उसका प्रिकर्सर जो है वो एसिटाइल को एंजाइम ए होता है। सेम इसी तरह से जब आप प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करके अमाइनो एसिड्स बनाते हैं और इसी अमाइनो एसिड से नाइट्रोजनस वेस्ट, प्रोटीन्स की जो कंपोजिशन में है वो नाइट्रोजन मौजूद होती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन मौजूद होती है। और इस तरह से नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होगा और प्रोटीन्स जो हैं वो बॉडी की जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी एनिमल में उसको पूरा करेंगे। ये सब जो है एसिटाइल कोएंजाइम एज यहाँ से पास होके क्रेब्स साइकिल जो है वहां से मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वहां से गुजरेंगे। ठीक है, और इसी सब प्रोसेस में हमें क्रेब्स साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस है, फैटी एसिड की जो ब्रेक डाउन है जिसे हम बीटा ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, इन सब से हमें मेन मकसद जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जी, आई थिंक यहाँ पे कोई स्टूडेंट बोल रहा था। ठीक है, और इसके एंड प्रोडक्ट का मेन मकसद यही है कि यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस करना। ठीक है, और यही एटीपी जो है ये बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। ये आपके पास मैक्रोन्यूट्रिएंट का ये जो मैंने अभी आपको फ्लो चार्ट पढ़ाया है ये वही है। इसके बाद ये हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, मैक्रो मिनरल्स भी इनको कह सकते हैं। इसके बाद ये हमारे पास है माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स इनको ट्रेस भी कहते हैं क्योंकि माइन्यूट अमाउंट में यूज होते हैं। हमारे पास है फर्स्ट पे कैल्शियम है। इसका क्या काम होता है, ये बोन और टीथ का जो कंपोनेंट है उनकी कंपोजिशन में ये यूज होता है। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग में और जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इसमें कैल्शियम का रोल होता है। इसके अलावा न्यूरॉन और सेलुलर फंक्शन जो है बॉडी के परफॉर्म करता है। क्लोरीन जो हमारे पास है वो एसिड बेस बैलेंस में भी यूज होता है। देखिए फॉर एग्जांपल इसमें NaCl की एग्जांपल ले लें। इसके अलावा फ्लूइड बैलेंस, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं जो उसमें स्टोमिक जो एसिड प्रोड्यूस करता है वो HCl होता है, उसमें भी क्लोरीन जो है वो फ्लूइड बैलेंस के लिए यूज होता है। क्या इसके अलावा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एज ए कोएंजाइम्स भी यूज करते हैं, मसल फंक्शनिंग में भी यूज होता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में भी यूज होता है। ये इसमें फंक्शंस हैं कि माइक्रो के और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के फंक्शंस क्या क्या हैं, उन्होंने क्या परफॉर्म करने हैं। फास्फोरस का बोन्स में मेन रोल है। DNA, RNA और ATP की जो प्रोडक्शन होती है उसमें फास्फोरस का मेन रोल होता है। ठीक है, इसमें आप फास्फोडाइस्टर जो बॉन्ड होता है उसमें फास्फोरस मौजूद होता है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म में फास्फोरस मौजूद होता है। इसके अलावा पोटाशियम का ये जो पॉजिटिव आयन होते हैं सेल्स में, जब आप न्यूरॉन की बात करते हैं तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव मेम्ब्रेन के क्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट जो प्रोड्यूस होता है उसमें पोटाशियम का रोल होता है।
इसके अलावा मसल की कॉन्ट्रैक्शन और न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी कि किस तरह से न्यूरॉन जो है पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन करवाता है। ठीक है, इस तरह से सोडियम की जब आप बात करते हैं तो ये फ्लूइड बैलेंस में भी इसका मेन रोल होता है। इसके अलावा पोटेंशियल जो है सेम इसी तरह से सोडियम और पोटाशियम जो है ये दोनों न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल का काम करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये मूव करते हैं। ठीक है, ये एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करने में काम करते हैं। इसके अलावा सल्फर जो है ये प्रोटीन स्ट्रक्चर में मौजूद होता है। जब हम प्रोटीन की कंपोजिशन पढ़ते हैं तो नाइट्रोजन के साथ सल्फर जो है वो वाहिद जस्ट प्रोटीन में मौजूद होता है, ना तो ये कार्बोहाइड्रेट में होता है ना ही लिपिड्स में होता है। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन में इसका मेन रोल है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। माइक्रो मिनरल्स में हमारे पास ट्रेसिस माइन्यूट हमें क्वांटिटी चाहिए होती है जो कि फंक्शंस को परफॉर्म करती है। हमें इसकी लार्ज क्वांटिटी नहीं चाहिए होती, इसीलिए इनको माइक्रो मिनरल्स भी कहते हैं। जो कोबाल्ट है उसका है जो विटामिन B12 है ये उसका कंपोनेंट भी है। इसके अलावा जो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है ये कोबाल्ट इसमें मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी और ह्यूमन में रेड ब्लड सेल्स की एक कमी हो रही है तो वो एज ए कोबाल्ट को अपने फूड में भी यूज कर सकता है। ठीक है, इसके बाद है कॉपर। कॉपर का मैनी एंजाइम, इसमें मेलानिन का फंक्शन होता है। ठीक है, एंजाइम्स में कॉपर को यूज किया जाता है, मेलानिन की प्रोडक्शन में इसका मेन रोल होता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में ये मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो साइटोक्रोम्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में उनका मेन रोल होता है उसमें कॉपर मौजूद होता है। फ्लोरीन का सेम इसी तरह से जैसे कैल्शियम का है बोन एंड टीथ में। और इसके अलावा ये टूथ जो डिके होता है उसे बचाता है। आपने अक्सर देखा होगा जो टूथ पेस्ट होते हैं उनमें डॉक्टर यही रिकमेंड करते हैं कि फ्लोराइड जिसमें ज़्यादा हो आपको वो यूज़ करना चाहिए। ठीक है, टूथ डिके में ही होता है जो दांत आपका गल सड़ जाता है उससे ये बचाता है। आयोडीन का ये है कि ये मेन कंपोनेंट होता है थायराइड हार्मोन का। अगर आप आयोडीन ज़्यादा इनटेक करते हैं तो आपको गॉइटर का भी प्रॉब्लम हो सकता है और कम होने से भी इसकी जो एबनॉर्मेलिटीज होती हैं वो शो होती हैं। इस तरह से आयरन का जो है वो हीमोग्लोबिन में मेन रोल है, इसका कंपोनेंट है। मायोग्लोबिन में है, एंजाइम्स और साइटोक्रोम्स में है। हीमोग्लोबिन में इसका ये सेंट्रल आइटम के तौर पे आयरन वर्क करता है। ठीक है, जो रेड कलर भी होता है वो इसी आयरन की मौजूदगी की वजह से होता है। मैग्नीज जो है ये एंजाइम्स ऐसे हैं जिनको कि एक्टिवेट करता है। ठीक है, इसके अलावा जो यूरिया फॉर्मेशन में है उन एंजाइम्स में इनका मेन रोल है मैग्नीज का। ये क्रेब्स साइकिल का भी पार्ट बनता है मैग्नीज। इस तरह से मोलिब्डेनियम है, ये सब एंजाइम्स है जिनका ये पार्ट है। उसके अलावा सिलीनियम जो है ये फैट मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है। खुबैब आप इतना लेट क्यों आ रहे हैं? जिंक का ये है कि ये एटलीस्ट जो है वो 70 एंजाइम्स है जिनका ये कंपोनेंट है और इनका मकसद क्या है जिनमें ये पाया जाता है। वाउंड हीलिंग, वॉइस बंद करें, किस स्टूडेंट की ओपन है? वाउंड हीलिंग में जो उसमें इसका मेन रोल होता है। इसके अलावा जो फर्टिलाइजेशन होती है उसमें इसका मेन रोल होता है जिंक का। देखिए, ये जैसे आप लोगों के माइक्रो और मैक्रो मिनरल्स के फंक्शंस लिखे हैं ये आपको सारे आने चाहिए। मैम जी फिर आज के लिए इतना ही बहुत है, ये सारे मिक्सअप हो रहे हैं। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम विटामिन्स का स्टार्ट करेंगे कि विटामिन्स में कौन कौन सी टाइप्स हैं। ठीक है, उनके सिंपल जो है वो नेम कौन से हैं और कंपाउंड जो है वो कॉम्प्लेक्स नेम कौन से हैं। उसके अलावा इनके करेक्टर्स, फंक्शंस और सोर्सेज ये किन किन सोर्सेज हमें मिलते हैं। इसके अलावा जितना हम जहाँ तक ख़त्म करेंगे वहाँ तक की उम्मीद है आपका जो मिड का सिलेबस होगा, और अगर चेंजिंग होगी तो वो आपको बता दिया जाएगा।
और आप सब स्टूडेंट्स ने जो अपनी क्लास की अटेंडेंस है वो क्लास का जो ग्रुप है व्हाट्सएप का उसमें मार्क करनी है। मैम पेपर इजी बनाइएगा। पेपर इजी ही होता है अगर पढ़ा हुआ हो तो, लेकिन अगर पढ़ा ना हो तो उसमें फिर यही होता है कि जितना मर्जी इजी दे लें वो मुश्किल ही लग रहा होता है। जी आपको ये मैम कभी नोट्स कभी जो पढ़ा है वो भी नहीं आता। तो सर से ना गुजारा करें ना, कोशिश यही किया करें जो पढ़ रहे हैं उसके आपको मतलब पता होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे और मैंने अपनी तरफ से कोशिश ये की है कि जो आपका पीडीएफ में मटेरियल है वो आपको सारा ही करवाया जाए। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट 2 वीक में जो हमारा न्यूट्रिशन और डाइजेशन का है ये कंप्लीट करना है। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको पूछ लें। मैम न्यूट्रिशन और डाइजेशन ये दोनों भी मिड में इंक्लूड होंगे? जी, जहाँ तक ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह वो सारा ही इंक्लूड होगा। बाकी अगर कोई चेंजिंग होगी, कम या ज़्यादा करना होगा तो वो आपको बता दिया जाएगा, वो सीआरजीआर आपको बता देंगे। चलें इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो बाकी का जो कोशिश होगा कि जितना भी हो वो कवर हो जाए, और कोशिश यही करें कि आप सब स्टूडेंट्स जो हैं वो साथ के साथ करें, आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। और खुबैब आप इतना लेट क्यों आए हैं? स्टूडेंट्स कोशिश यही किया करें कि टाइम पे ज्वाइन करें, अगर आप लेट ज्वाइन करेंगे तो आपको समझने में मुश्किल होगी। इस मैम इसमें सॉरी मैम, मैं कहीं गया हुआ था, सॉरी मैम, अभी मैं आया हूँ। तो आपको क्लास टाइम की का टाइमिंग का नहीं पता था? मैम पता था, बाकी मेरे जहन से निकल गया था वो भी। जहन से अगर निकल जाता तो अलार्म लगा लिया करें। और इसमें ये जो आपके पास फ्लो चार्ट है ये आपने जस्ट इसको इतना ही करना है, इसकी डिटेल में नहीं जाना। क्रैब साइकिल का, ग्लाइकोलिसिस का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की डिटेल में नहीं जाना, जस्ट आपको इतना ही पता होना चाहिए। आप लोगों की आज पहले कोई क्लास नहीं थी? मैम थी, क्लासेस सारी हुई हैं। मैम जी सारी क्लासेस थी। ओके, तो बाकी सब स्टूडेंट्स फिर आप इतना लेट क्यों आ रहे हैं? अभी ये नाजिया वो अभी आई है जबकि सारा लेक्चर जो है वो खत्म हो गया है। अभी ये 2 स्टूडेंट्स अभी और आ रहे हैं। आप सब टाइम पे क्यों ज्वाइन नहीं करते? जो स्टूडेंट लेट आएगा नेक्स्ट से ना उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। मैम ये ना आखिर पे ना जो लेक्चर होता है ना वो देख लेते हैं, इसलिए ये लेट आते हैं। क्या मतलब आखिर पे जो लेक्चर होता है? आप जो यूट्यूब पे लेक्चर सेंड कर देते हैं ना, ये उसको ये रीड कर लेते हैं। अच्छा, ये बोल कौन रहा है? सईद मैम। ओके, कोशिश यही किया करें टाइम पे ज्वाइन किया करें, वरना जो लेट आएगा एंड पे उसको उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। ये सीआर आप देख लें, जो लेट आया करे उसकी अटेंडेंस ना मार्क किया करें। कोई जेन्युइन मसला होता है, जो जेन्युइन अगर कोई मसला होता है आपका कि वो एक अलग बात है, या आपका कनेक्ट नहीं हो रहा होता। अक्सर स्टूडेंट मैंने देखा है कि लेट आ रहे हैं। अगर इस तरह आप लेट आते रहेंगे तो आपको कैसे समझ आएगी? जब आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं होगी तो आपके मार्क्स पूरे नहीं बनेंगे, मार्क्स आपको पूरे नहीं मिलेंगे। ये बात सब स्टूडेंट सुन लें, बॉयज भी और गर्ल्स भी। और सीआर जो भी लेट आए आपने अब इनकी अटेंडेंस मार्क नहीं करनी। एक मोहम्मद फैसल, ओके मैम। नेम याद कर लें। एक है मोहम्मद फैसल, दूसरा नाजिया, और थर्ड पे है खुबैब। 3 स्टूडेंट्स। मैम मैं पहले ओके मौजूद मैम। था, लेकिन वो इंटरनेट की सेटिंग की वजह से मेरा थोड़ा सा वो डिस्कनेक्ट हो गया था।
डिसकनेक्ट अगर किसी का हो जाता है या इस तरह की बात होती है तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में एक मैसेज करके बता सकते हैं कि मैम मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा है या मुझे ये मसला है। कल स्टूडेंट एक नहीं मैम पहले नीलम लड़की थी, कल क्लास में उसका नहीं हो रहा था, उसका जो भी मसला था उसने यहाँ पे बात करके वो चली गई थी। एटलीस्ट टीचर के नॉलेज में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से मैम वो जाते हैं, ये कोई तरीका होता है? आप बच्चे थोड़ी हैं, एमएससी लेवल के स्टूडेंट्स हैं आप लोग। सॉरी मैम, आइंदा नहीं होगा। ये नेक्स्ट आप सब स्टूडेंट मुझे टाइम पे ही चाहिए, टाइम पे आया करें, वरना जो लेट आएगा उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। ये सब स्टूडेंट सुन लें, और जिन जो नहीं सुन रहे ना वो बता दें एक दूसरे को। आपकी 55 की क्लास है, 41 स्टूडेंट्स है यहाँ पे। तो अगर आपका डिसकनेक्ट नहीं हो रहा होता तो एटलीस्ट आप ग्रुप में एक मैसेज तो करके कह सकते हैं कि मैम नहीं हो रहा, डिसकनेक्ट हो रहा है, ये मसला है हमारा। तो इतने से भी आप लोगों के पास टाइम नहीं होता। यहाँ पे हम यहाँ पे पूरे टाइम पे बैठे होते हैं, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं कनेक्शन की वजह से। बाकी के सारे स्टूडेंट्स आते हैं, आप लोग नहीं आ सकते। आप लोगों के सेशनल मार्क्स भी लगने होते हैं, अगर आप लोगों को ये बात माइंड में हो तो। वो आपकी इसी अटेंडेंस की बेस पे और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेस पे लगते हैं। जब दिल करता है कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जब होगी तो तब बाकी का पढ़ेंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो वो आप पूछ लिया करें, और साथ के साथ करें, ये आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।